एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। और देखते हैं आज जो री एग्ज़ाम का डेट कल का आ चुका है। 26 अगस्त को हिंदी का पेपर है। ठीक है, 26 अगस्त। तो सभी लोग तैयार रहिए, बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। आइए देखते हैं 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से मतलब संभवतः आपको सहयोग तो ज़रूर मिलेगा। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन ना आए यह अलग बात है, लेकिन वह सहयोग ज़रूर मिलेगा। वह ऑप्शन में आ सकता है, वह बेसिक मजबूत कर सकता है, वह क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में मदद कर सकता है। इससे पहले भी आप के वीडियो देख सकते हैं 25 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का, 30 से ज़्यादा क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट सीरीज। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, संचार माध्यमों में प्रयोग होता है क्या? हिंदी का शासकीय रूप, साहित्यिक रूप, शुद्ध व्याकरणिक रूप, या फिर हिंदी का व्यवहारिक रूप? इसका सही जवाब है हिंदी का शासकीय रूप। अगला क्वेश्चन है, मतलब वहीं पे आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अर्धस्वर कौन सा है? ऑप्शन है, अर्धस्वर की बात की जाए तो य, प, छ, ज्ञ। तो इसमें जो अर्धस्वर है वह आपका य है। देखिए, इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हिंदी में य और व को अर्धस्वर माना जाता है। इसका निर्माण इस प्रकार से होता है, ई प्लस अ य हो जाता है, उ प्लस अ व हो जाता है। हिंदी में छत्री छ और ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। ये दो शब्दों को मिलाकर बने हैं। क प्लस स छत्री छ, ज प्लस य ज्ञ हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बिहारी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसका सही जवाब है बिहारी नहीं है, लेकिन अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आपका पूर्वी हिंदी बोली के अंतर्गत आता है। हिंदी का विकास इस प्रकार से हुआ, पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। हिंदी और अपभ्रंश के बीच में एक अवहट भी कभी कभी उसको भी देखने को मिलता है, यानी कि अपभ्रंश के बाद अवहट भी आप कर सकते हैं, अवहट के बाद फिर हिंदी। अब देखिए, अपभ्रंश तथा उनके विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण इस प्रकार से है। सौर श्रेणी जो अपभ्रंश है, इसके तहत पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी या फिर बांगरू या बंगारू, बुंदेली और कन्नौजी आता है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे 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 होता है, मतलब इसके अलावा मतलब देख ही लेते हैं, यह हमेशा से यहाँ से क्वेश्चन आता है। राजस्थानी जो आपकी उपभाषा है, उसमें आपकी बोली जो है पश्चिमी राजस्थानी जो कि मारवाड़ी है, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी है, उत्तरी राजस्थानी मेवाती है, और दक्षिणी का है मालवी। उत्तरी और दक्षिणी को याद रखिए, मेवाती, मालवी, पश्चिम वाला मारवाड़ी, और पूर्व वाला आपका राजस्थान जो है वह जयपुरी है। पहाड़ी हिंदी में आपका कुमायूनी है उत्तराखंड वाला, गढ़वाली नेपाली है। इसके बाद गुजराती भी आपका क्या है, उपभाषा है। अर्धमागधी जो अपभ्रंश है उसमें आपका पूर्वी हिंदी आता है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। उसके बाद मागधी है, पूरा मागधी मतलब बिहार वाला, बिहारी उपभाषा, मागधी अपभ्रंश है। भोजपुरी, मगही और मैथिली इसकी बोलियां हैं। और इसके बाद आपका बंगला, उड़िया, असमिया, बंगला, असमिया, उड़िया जो है यह भी आपकी मागधी मागधी उपभाषा के ही अंतर्गत बोलियां हैं। मागधी उपभाषा के अंतर्गत ही यह आपका उपभाषा है। पैसाची जो अपभ्रंश है उसके तहत आपका लहंदा और पंजाबी उपभाषा है। ब्राह्मण अपभ्रंश के तहत सिंधी उपभाषा है। महाराष्ट्री जो आपका है उसके तहत आपका मराठी है। अगला है, बोली का लघुत्तम रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है बोली का लघुत्तम रूप वर्ण है। बोली भाषा का लघुत्तम यानी सबसे छोटा रूप ध्वनि है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं क्योंकि वर्ण ध्वनि का मूर्त रूप है। वर्ण के बाद शब्द होता है तथा शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। आकार आदि क्रम, लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम, परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, आकार आदि क्रम नहीं है, बाकी बी, सी और डी है। अगला क्वेश्चन है, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है आपका शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद हैं। यहाँ पे आप व्याख्या भी देख सकते हैं। शब्दानुशासन हेमचंद का व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश तीनों का समावेश है। रस मीमांसा 1949 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जबकि दोहा को सरहपा का है। परम चरऊ आपका स्वयंभू का है। अगला है, खालिक बारी किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है अमीर खुसरो।
खाली की बारी किसका है? खाली की बारी कोश ग्रंथ है। दो सुखने, हालात कन्हैया, नजरान हिंदी, पहेलियाँ मुकरियाँ, गज़ल, ये सब किसका है? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था। यह भी नोट जरूर याद रखें अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि यानी कि खड़ी बोली के जन्मदाता और प्रथम कवि भी कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रेम का निरूपण करना, प्रेम निरूपण है। अगला है रीति मुक्त कवि नहीं है। 3 लोग हैं, 1 लोग नहीं है, तो सही जवाब है जसवंत सिंह नहीं है, जबकि घनानंद बोधा ठाकुर आपके रीति मुक्त हैं, रीति मुक्त हैं। जसवंत सिंह का जन्म 1626 में हुआ था, चिंतामणि का 1609 में। मतलब यह रीतिबद्ध है। जसवंत सिंह क्या है? रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध कवियों में और कवि में चिंतामणि 1609 के, देव 1673, पद्माकर 1753, मतीराम 1717, भूषण 1613 के हैं। ये सब रीतिबद्ध हैं। भूषण वाली गोल जो है वह रीतिबद्ध है। जबकि रीति मुक्त की बात की जाए तो वहीं ठाकुर द्विजदेव बोधा आलम ये सब आपके हैं। घनानंद भी हैं उसी में, रीति मुक्त में। घनानंद का जन्म 1689, ठाकुर 1766, द्विजदेव 1829, यह इनका जन्म है। इसी के धारा में एक आता है रीति सिद्ध में बिहारी लाल हैं। ठीक है, रीति सिद्ध में आपके बिहारी लाल हैं। अगला क्वेश्चन है जूही की कली कविता किसका है? तो यह आपका तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, निराला का है। आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं ही पूछे जाते हैं, फिर भी आपको इजी क्वेश्चन पे भी पता रहना चाहिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में मदद करेंगे। जूही की कली 1916 का निराला का है। गिरजे का घंटा 1916 पंत का है। सावन पंचक 1906 जयशंकर प्रसाद। जाग बेसुध जाग महादेवी वर्मा का है। तो फिर से जूही की कली 1916 निराला का है। गिरजे का घंटा 1916 सुमित्रानंदन पंत का है। सावन पंचक 1906 जयशंकर प्रसाद। जाग बेसुध जाग महादेवी वर्मा का है। उपर्युक्त सभी कविताएं प्रथम रचना है। प्रथम प्रभात प्रथम रचना है। ठीक है, यह भी याद रखिए कि सभी रचनाएं क्या है? प्रथम रचना है। प्रथम प्रभात 1918 जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है। जूही की कली 1916 निराला के प्रथम कविता है, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लील कहकर सरस्वती में नहीं प्रकाशित किया था, जबकि बाद में इतना फेमस रहा, अच्छा रहा। अगला है हालावाद का प्रवर्तक कौन है? तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं। हालावाद 1933 के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन है। इनका जन्म 1907 में हुआ था। इसे प्रेम और मस्ती का काव्य भी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन छायावाद के समकालीन कवि है। अगला है तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर। पंक्ति है तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर। तो यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, यह मीराबाई का है। भय भी शक्ति देता है, लीलाधर जगुड़ी का है। हकला रहा वह प्रभात का ग्वाला नरेश मेहता का है। अगला है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का कहा है। पुरानी हिंदी कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले गुलेरी ने कहा था। गुलेरी का जन्म 1883 है। अगला है कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन मतलब इसी में देख लेते हैं और भी आपके प्रसिद्ध जो पत्रिका है कवि वचन सुधा 1968 प्रकाशन वर्ष भारतेंदु है। हिंदी बंगवासी 1890 बाल मुकुंद गुप्त। साहित्य संदेश 1937 बाबू गुलाब राय। बनारस अखबार 1845 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला है नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका सही जवाब है 1893। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में काशी में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास थे। इसके संस्थापक सदस्यों में पंडित रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास थे। इसी संस्था द्वारा 1896 में नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अगला है शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? तो यह तो बहुत ज़्यादा फेमस है सिलेबस वाला, बाल मुकुंद गुप्त।
कर्तव्य और सभ्यता बाबू श्याम सुंदर दास, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और सुरासुर निर्णय निबंध सदा सुखलाल नियाज का है। अगला है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी, MPD। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कश्मीर कुसुम भारतेंदु हरिश्चंद्र। संसार महानाट्यशाला बालकृष्ण भट्ट। आगे है अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है? तो इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त से है। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह पंक्ति आपके स्कंदगुप्त से है। आगे है संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है आपकी 33 है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या रसों की संख्या 8, जबकि वर्तमान समय में शांत रस को जोड़कर कुल 9 रस हो गए हैं। संचारी भाव की संख्या 33, अस्थायी भाव की संख्या 9 और सात्विक भाव की संख्या 8 बताई गई है। अभिनवगुप्त के अनुसार रसों की संख्या 9 है। अगला क्वेश्चन है विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब है जाक दरिदा, ऑप्शन नंबर सी। विखंडनवाद के प्रवर्तक जाक दरिदा है। देखिए विखंडनवाद जाक दरिदा, जबकि वस्तुनिष्ठ समीकरण और निर्वैयक्तिकता, संवेदनशीलता का असहचर्य, व्यक्ति प्रज्ञा का सिद्धांत एवं परंपरा की परिकल्पना, इलियट। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब, मतलब इस रामचंद्र शुक्ल छायावाद के हैं, नंद दुलारे वाजपेयी भी छायावादी युग के हैं। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884, नंद दुलारे वाजपेयी का 1906, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907, रामविलास शर्मा का 1912 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रगतिवाद के और रामविलास शर्मा मार्क्सवादी या फिर प्रगतिवादी हैं। वहीं मार्क्सवादी प्रगतिवादी एक ही है। अगला है पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? सरस्वती, हंस, कवि वचन, सुधा, इंदु। तो यह जो पत्रिका दी गई है तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। सबसे पहले आएगा आपका कवि वचन सुधा, ठीक, कवि वचन सुधा आएगा और उसके बाद सरस्वती, इंदु, फिर लास्ट में आपका हंस आएगा। कवि वचन सुधा 1868 का भारतेंदु के द्वारा, सरस्वती 1900 का चिंतामणि घोष के द्वारा संपादन, इंदु 1909 का अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा, हंस 1930 प्रेमचंद के द्वारा किया गया। ठीक है। अगला है प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है दुलाई वाली, आंधी, उसके बाद पाजे, फिर यारों के यार। इसको देखते हैं कब हुआ था प्रकाशन और कौन है लेखक। दुलाई वाली के बंग महिला है यानी राजेंद्र बाला घोष 1907 की है। आंधी 1931 का जयशंकर प्रसाद का है। पाजेब 1945 का जैनेन्द्र का है। यारों के यार 1967 का कृष्णा सोबती का है। अगला है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर डी है, यानी शिव शंभू की चिट्ठी सबसे पहले, फिर आत्माराम की टेटे, फिर श्रृंखला की कड़ियाँ और इसके बाद विषाद योग है। फिर इसको देखते हैं इसके लेखक और जो मतलब इसके रचनाकार हैं, इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं तभी तो हम लगा पाएंगे। शिव शंभू के चिट्ठी 1904-05 का है, बालमुकुंद गुप्त के द्वारा भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आत्माराम की टेटे भी 1904-05 के है, लेकिन शिव शंभू के चिट्ठे के बाद के है। यह गोविंद नारायण मिश्र का है। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 के महादेवी वर्मा का है और विषाद योग आपका 1973 का कुबेर नाथ राय का। अगला है कालक्रम की दृष्टि से उपन्यासों को क्रम से लगाना है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी अंतिम अरण्य। ऑप्शन सी अंतिम अरण्य, कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल और भूतनाथ। देखते हैं इसका सन। अंतिम अरण्य 2000 का है निर्मल वर्मा के द्वारा। कब तक पुकारूं 1957 का।
रंगे राघव के द्वारा, डूबते मस्तूल 1954 नरेश मेहता के द्वारा, भूतनाथ 1906 का देवकी नंदन खत्री के द्वारा है। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म संगत है? बिसल देव मतलब कौन सा संगत है? 3 गलत है, 1 सही है। तो यह जो पहला है यही सही है, बिसल देव रासो नरपति नाल का है, बाकी सभी गलत है। बाकी सही चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। बिसल देव रासो नरपति नाल के द्वारा 1212 में, खुमाड़ रासो दलपति विजय के द्वारा 9वीं शताब्दी में, विजयपाल रासो नल्ल सिंह के द्वारा 1543 में, परमाल रासो जगनिक के द्वारा 1230 में, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा 1192 में। वहीं 92-93 तराइन युद्ध पृथ्वीराज चौहान का जो मोहम्मद गोरी से युद्ध हुआ था उसी पे आधारित है। अगला है कौन सा युग्म संगत नहीं है? तो देखिए संगत नहीं है, ऊपर की 3 संगत है, यह संगत नहीं है। कबीड़ा खड़ा बाजार में इनका नहीं है। बाकी भारत दुर्दशा भारतेंदु प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक, भारत दुर्दशा 1880, प्रायश्चित 1913 का जयशंकर प्रसाद का, दशरथ नंदन 1974 का, जगदीश चंद्र माथुर का है। जबकि कबीरा खड़ा बाजार में 1981 का भीष्म साहनी का है, जबकि यहाँ लक्ष्मी नारायण लाल का दिया, इसलिए यह गलत है। नाटक तोता मैना 1962 का है और लक्ष्मी नारायण लाल का है। नाटक मतलब तोता मैना नाटक ऐसे नाम दिया है, लेकिन यह का है आपका नाटक ही है। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म संगत है? यानी कि चारों में से कोई एक संगत है और जो ऑप्शन नंबर 1 है वही संगत है। यानी कि कौन तुम मेरे हृदय में, यह महादेवी वर्मा का है। बाकी सब असंगत है, उसको देखते हैं। न जाने नक्षत्रों से कौन, सुमित्रा नंदन पंत का, जो घनीभूत पीड़ा थी जयशंकर प्रसाद का, सखी व मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त का, मतलब वही गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित, जो बिना कहे ही चले गए थे छोड़ के। अगला है दुखी जीवन की कथा रही, यह आपका निराला का है। ठीक, घनीभूत पीड़ा थी। ठीक है, यहाँ पे पीड़ा है, पूड़ा नहीं पीड़ा। अगला है कहानी और कहानीकारों को सुमेलित करना है। देखिए यही सच है, परिंदे, फूलों का कुर्ता, जिंदगी और जोंक। तो इसका सन देखते हैं और मिलाते भी हैं। यही सच है मनु भंडारी का 1966 का है, परिंदे निर्मल वर्मा का 1960 का, फूलों का कुर्ता यशपाल का 1949 का, जिंदगी और जोक अमरकांत का 1958 का, दाम्पत्य का सही से सन नहीं पता, इसलिए मतलब इसका प्रकाशन नहीं दिया गया है, उसमें मतलब दुविधा है इसलिए नहीं दिया गया है। राजकमल चौधरी का है, जो दुविधा वाले सन है उसको लगाने के लिए आता भी नहीं है। अगला है काव्य कृतियाँ तथा कृतिकारों का सुमेलित कीजिए। ईश्वर की अध्यक्षता में अबूतर कबूतर, आत्महत्या के विरुद्ध और जल सागर। तो देखते हैं इसका। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगुड़ी का है, अबूतर कबूतर उदय प्रकाश का है 1984 का, और इसके अलावा आपका जो बचा है आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का है 1967 का, जल सागर श्रीकांत का है 1973 का, सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन का है 1959 का। अगला है काव्य पंक्तियों को सुमेलित करना है। यहाँ पे काव्य पंक्तियाँ तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, घनानंद, मीराबाई, और इधर काव्य पंक्तियाँ हैं, देखते हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यह जो पंक्ति है घनानंद का है। अब लो नसानी अब न नसइयो, यह तुलसीदास का है। बार बार यह पूछा गया है यह पंक्तियाँ। सट पटाती सी शशि मुखी मुख घूंघट पर ढाकी, यह बिहारी का है। ऊधो मन न भय 10-20, यह सूरदास का है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यह मीराबाई का है। मीराबाई तो थी ही मतलब भक्ति में लीन। अगला आपका रेखा चित्रों को रचनाकारों के साथ मिलाना है। पदम पराग, बोलती प्रतिमा, माटी की मूर्ति, रेखाएं बोल उठी, यहाँ से मिलाना है। तो हम आंसर देखते हैं रचनाकार और उसके लेखक और उसका प्रकाशन वर्ष। पद्म पराग की बात की जाए तो पद्म सिंह शर्मा का है। प्रबंध मंजरी भी इन्हीं का है, और पद्म पराग का जो प्रकाशन वर्ष 1929 है। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा का 1937 का है। माटी की मूर्ति 1946 रामवृक्ष बेनीपुरी का है। इसके अलावा मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियाँ, नए स्केच, यह सब भी रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ठीक, आगे देखते हैं। इधर रेखाएं बोल उठी 1949 का देवेंद्र सत्यार्थी का है। रेखा चित्र बनारसी दास चतुर्वेदी का है 1952 का, और सेतुबंध भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। यहाँ पे लेखक और आत्मकथाओं को मिलाना है, जैसे अन्य से अनन्या, बसेरे से दूर, जूठन, एक कहानी, यह भी। तो देखते हैं, ये सब तो पता ही है सबको। एक कहानी यह भी आपका मनु भंडारी,
बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, अन्य से अनन्या प्रभा खेतान, ये सब है। मतलब सन देखते हैं और उसका फिर ये भी देखते हैं। अन्य से अनन्या 2007 का, प्रभा खेतान का क्या भूलू कि याद करो 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985, 69, 70, 78, 85 हरिवंश राय बच्चन का 4 भागों में यह उनकी आत्मकथा लिखी गई है। क्या बोलूँ क्या याद करो नेट के सिलेबस में भी है। जूठन जो कि दलित रचना है, दलित रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। एक कहानी यह भी 2007 का मनु भंडारी का है। कली यह भी 2007 ही का मनु भंडारी का है, लेकिन एक कहानी यह भी नेट के सिलेबस में और प्रसिद्ध रचना है आत्मकथा। अगला क्वेश्चन 34 है। इसमें आपको पत्रिकाओं और उसके संपादक को मिलाना है। हंस, संचेतना, आलोचना और दस्तावेज यहाँ पे दिया गया है। हंस काफ़ी फेमस है, सबको पता ही है। हंस 1986